हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं या फिर क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपको होने वाली है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने क्रिप्टो रेगुलेशन से रिलेटेड एक बिल पास किया है। मार्केट इन क्रिप्टो एसेट बिल का नाम है MICA। तो MICA जो रूल्स जो बिल पास किया गया है उसके बारे में आज हम 4 बड़े पॉइंट्स देखेंगे और उसके अंतर्गत जो विशेष चीज़ें बताई गई हैं किस तरीके से उनको प्रोसीड किया जाएगा वो आज हम देखेंगे। तो इस बिल की जो मेन हेडलाइंस है वो है मनी लॉन्ड्रिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अकाउंटेबिलिटी ऑफ क्रिप्टो कंपनीज, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट्स को हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की। तो देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर क्या आता है कि हम इलीगल तरीके से फंड को इकट्ठा करते हैं किसी के अकाउंट में। जब बिना किसी प्रूफ के कोई फंड इकट्ठा होता है तो वो फंड और एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग माना जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो इलीगल्स वेपन की डीलिंग होती है या फिर स्मगलिंग टाइप के जो फंड रहते हैं या फिर बिना प्रूफ के जो फंड एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में या किसी अकाउंट की जो फंडिंग की जाती है वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत काउंट होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग को अवॉइड करने के लिए क्रिप्टो में किस तरीके से बचाया जाएगा उसके लिए जो मीका बिल है उसके अंदर MICA बिल जो है उसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि क्रिप्टो को यूज़ करने वाले दोनों यूज़र की KYC और KYCC दोनों चीज़ें होनी जरूरी हैं। KYC के अंदर देखें तो आपका नेशनल ID कार्ड और एड्रेस प्रूफ होना जरूरी है। साथ ही साथ आप जिसको क्रिप्टो सेंड कर रहे हैं उनकी भी KYC होनी जरूरी है, यानी कि आपके कस्टमर की KYC और आपके कस्टमर की KYC दोनों की जरूरी है। अगर आपकी ये KYC कंप्लीट है तभी आप उसी क्रिप्टो को यूज़ कर पाएंगे जो इन पॉलिसी को ऑलरेडी यूज़ करती है। तो अभी मैं यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर देता हूँ कि किस क्रिप्टो में इस टाइप की चीज़ें पहले से ऑलरेडी पाई जाती हैं। और आप सभी को पता ही है, अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि किस कंपनी के साथ ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट जो आया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या होता है कि जब हम क्रिप्टो एसेट एक बैलेट से दूसरे बैलेट में सेंड करते हैं तो कभी कभी वो बैलेट का एड्रेस अगर गलत हो जाता है तो फंड किसी दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर वो फंड जो है खो जाता है। तो यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि किस तरीके से हम उस फंड को ट्रैक कर सकते हैं, पेमेंट आखिर कहाँ से कहाँ पर गया है इस चीज़ को भी ट्रैक किया जाएगा। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं क्रिप्टो कंपनीज के जो एसेट रेगुलेशन से रिलेटेड रूल्स हैं, जैसे कि आप अभी देखते हैं इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला है। पहले क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में KYC इतनी ज़्यादा कंपलसरी नहीं थी, लेकिन अभी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में KYC भी कंपलसरी हो गई है। साथ ही साथ यहाँ पर 5 साल का रिकॉर्ड सभी क्रिप्टो एक्सचेंज को अपने कस्टमर का रखना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा अपडेट यहाँ पर देखने को मिला है। साथ ही यहाँ पर एक जो बड़ी चीज़ है वो ये थी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो अगर हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो बिटकॉइन की माइनिंग करने के लिए आपको बड़ी हैवी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी होती थी। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एक बड़ी प्रॉब्लम है जो कि बिटकॉइन की माइनिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो माइनिंग में कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उससे इन्वायरमेंट पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ को भी अब ध्यान में रखा गया है। मीका जो बिल है उसके अंदर इस बात पर पूरा जोर दिया गया है कि अभी जो क्रिप्टो की माइनिंग होती है उसका प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से बदलकर कुछ और किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला अल्टरनेटिव है दैट इज़ पावर ऑफ स्टेक एंड पावर ऑफ अथॉरिटी। तो पावर ऑफ स्टैक में क्या होता है कि जो भी वैलेट जिसने ज़्यादा कॉइन को स्टैक करेगा या होल्ड करेगा उसको यहाँ पर यूज़ किया एक नोड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और वही ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेंगे, अप्रूव करेंगे और उसी ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के बदले में उन्हें कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा जिसे आप स्टैकिंग के तौर पर जानते हैं। और आपको स्टैक करने पर क्रिप्टो रिवॉर्ड भी मिलते हैं, जिस तरीके से माइनिंग करने पर आपको कुछ बिटकॉइन रिवॉर्ड मिलते हैं। अगर देखा जाए तो पावर ऑफ अथॉरिटी में ये होता है कि यहाँ पर आपको स्टैक करने के लिए ज़्यादा फंड की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपके पास केवल अथॉरिटी होनी चाहिए। तो जितनी भी PCDC होती हैं, प्राइवेट कंपनी डिजिटल करेंसी जो होती हैं, उसमें पावर ऑफ अथॉरिटी रहती है। अगर आप RBI की जो CBDC आ रही है या फिर दूसरे जो सेंट्रल बैंक हैं वो अपनी CBDC ला रहे हैं, उन सभी में पावर ऑफ अथॉरिटी रहेगी, क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास ही अथॉरिटी रहेगी कि वो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करें और आप उसको आगे फर्दर यूज़ कर पाएँ। ऐसी कंसिडरेशन है कि सन 2024 तक ये रूल्स कम्प्लीटली एप्लीकेबल हो जाएंगे
और इस बिल को जो पास किया है यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी, इसके साथ साथ यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी के सुपरविजन में इस बिल को पास किया गया है। तो आप देख सकते हैं क्रिप्टो के फील्ड में कितना बड़ा रिवॉल्यूशन यहाँ पर आने वाला है। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये भी समझ जाना चाहिए कि हमें अब फर्दर किन किन कॉइन में, किस टाइप की क्रिप्टो एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमारा पोर्टफोलियो ग्रो करे। तो आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।